How are you all? I hope that you're doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman and आज की हम बात करने वाले हैं अबाउट 2 चैप्टर्स जो कि आज हम डन करने वाले हैं बच्चों। ये जो 2 चैप्टर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देके जाते हैं बच्चों। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी होती है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11 की बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से हम डन करने वाले हैं। आई नो जो है आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रेच हो गई है बट आई कांट हेल्प इट आउट बच्चों, बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। यू नो तो जो है कोई बात नहीं बच्चों। नीट तक जो है हम जब तक तुम लोग का नीट का पेपर होता है तब तक हम बायोलॉजी को करते हैं। नीट का पेपर डन होते ही जो है हम जैसे कि नीट का पेपर 5 बजे होगा तो हम रात के हम लेंगे सेशन। वील बी टेकिंग सेशन रात को 8 से 9 लाइव लेंगे। दैट पर्टिकुलर डे आई विल बी एट माई होम, तो कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा। तो आई विल बी टेकिंग लाइव सेशंस जहाँ पे आपके डाउट्स भी होंगे ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड चीज़ें भी बताई जाएंगी। आई नो नीट का पेपर देके कई बच्चे थक गए हुए आएंगे बट नो बच्चों, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नॉट गोना वेस्ट अ सिंगल second of ours. So without wasting time, let's get started with a very important chapter, that is human health and diseases. आज हम human health and diseases and microbes and human welfare करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, सच बता रही हूँ मैं। जो आते भी हैं, जो मुझे याद है मैं वो आपको साथ साथ बताते रहूँगी, ठीक है। एंड देन कम्स कि कल हम जो है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन और जो फर्स्ट वाला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वो चैप्टर करेंगे। एंड फिर आज 30 है, कल 1-2 को जो है हम करेंगे पूरी इकोसिस्टम कर लेंगे, पूरी इकोसिस्टम कर लेंगे। एंड 3 को जो है बच्चों हम करने वाले हैं हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड 4 को जो है शाम को हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे बच्चों, क्योंकि जो मेरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नोट्स है ना वो मेरे घर में है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वरना मैं अभी तक पढ़ाती थी एंड 40-45 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चों जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आपके कहने पे जो है गरबा व्लॉग इज आउट बच्चों। क्या ही है ऐसी मस्ती करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग को भी करनी है ना, तो फिर अच्छे से एग्जाम दो सारे। यू नो पन्नगर इज फेमस फॉर इज फेस्ट। फेस्ट तो ना आए दिन होते रहते हैं, आए दिन फंक्शंस होते रहते हैं। एंड बीइंग इन फर्स्ट ईयर तो वो तो तुम्हारी बिल्कुल तुमसे सारे काम करवाएंगे फर्स्ट ईयर में, सारे नचाएंगे भी, गवाएंगे भी, सब करवाएंगे तुमसे, ठीक है। एंड बहुत मज़ा भी आता है। यू शुड पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच हेल्प्स इन आर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ का जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिलते हैं उसकी वैल्यू बहुत होती है। है ना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर रिफ्रेशमेंट एंड ऑल। आपको पता है मेरा कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बट स्टिल आई एम always full of energy when it comes to entertainment and when it comes to dance, music or something like that, ठीक है। तो let's get started बच्चों। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज़ जो है आप इसको स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती है वो आपको जो है बिल्कुल पढ़ते रहना है मेरे छोटे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन इन द सेंस कि देखो जो फिजिक्स में हमने सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है वो तो हम कर लेंगे, डोंट वरी, हम कंप्लीट कर लेंगे। 20 मई से पहले जो है 20 या 22 मई से पहले जो है हम सारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डन कर लेंगे। बायोलॉजी इज ऑलमोस्ट ओवर। एंड मैथ्स वाले बच्चों को मैंने उनके इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है। जब तक बायोलॉजी करिए, मैथ्स वाले बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई होप कि अच्छे से कर रहे होंगे। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैथ्स वाले बच्चे तो ये देख भी नहीं रहे होंगे, तो बायोलॉजी वाले देखेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है। बट कोई आपका मित्र है मैथ्स वाला तो उन्हें बता दो कि आप मैथ्स करके रखो। एंड द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल बी डूइंग इट 15 to 20 डेज में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। उसके बाद क्वेश्चंस मॉक पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड डोंट वरी बच्चों, मैं वेली नहीं बैठी हूँ, मैं आपके लिए मॉक पेपर्स की भी तैयारी करूँ, बिकॉज आई वांट टू गिव यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें जो आपके काम ही आए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट सेशंस लिए जाएंगे, लाइव होंगे, जो भी होगा। आई विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ मटीरियल बिफोर 5 to 6 डेज, जाके आप बिल्कुल सॉलिड आपकी प्रिपरेशन हो जाए। एक साथ बैठ के जो हम 2 से 3 घंटे में पेपर करेंगे 600 मार्क्स का जो भी है वो सब बिल्कुल सॉलिड प्रिपरेशन होगी। आई नो हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था बट डोंट वरी, हम अच्छे से करेंगे, बिकॉज बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक्स क्लियर हो गए तो हमारा डन हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ह्यूमन हेल्थ यानी कि हमारी जो हेल्थ होनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। हमारी हेल्थ अच्छी क्यों होनी चाहिए बच्चों? हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम जो है सारे काम कर पाएंगे अच्छे से, हम जो है दौड़ पाएंगे,
पाएंगे, हम जो है खा पाएंगे, हम जो है सब कुछ कर पाएंगे अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो हेल्थ का क्या मतलब होता है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है हेल्थ गोज बियॉन्ड जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस। देखो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो तुम हेल्दी हो, इसका मतलब ये नहीं होता है। इससे भी बियॉन्ड चीज हेल्थ को डिस्क्राइब किया गया है कि हेल्थ जो है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिक अच्छी होनी चाहिए, मेंटली बंदा स्ट्रांग होना चाहिए। कोई डिजीज नहीं है बट मेंटली इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी ट्रॉमा में रहता है, डिप्रेस रहता है, तो वो बच्चा कहाँ से जो है वो डिजीज फ्री नहीं हुआ है, फिर वो हेल्दी कहाँ से हुआ। सोशल वेलबींग, सोशली भी वो जो इंसान होना चाहिए वो अच्छे से उठना बैठना चाहिए, उसको जो है वो बिल्कुल हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ पर्सन होना चाहिए, चिलपिल बिल्कुल मस्त जिंदगी में जीने वाला, तो वो बंदा जो है वो हेल्दी कहलाता है अकॉर्डिंग टू WHO। मेंटेनिंग गुड हेल्थ रिक्वायर्स अ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। देखो अगर तुम रोज एक्सरसाइज करोगे, बैलेंस डाइट मेंटेन करोगे तो जो है डेफिनेटली आपको, अरे बच्चों एक चीज बतानी थी आपको, वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है नीट का। एंड शॉर्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, जैसे ही मुझे पता चला मैं उठी फटाफट नींद में, मेरे को सपना जैसा आया कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, मैंने चेक किया तो सच में रिलीज हो चुका था। एंड फिर मैंने फटाफट वीडियो बना के फटाफट अपलोड कर दी बच्चों। एंड आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी आपको डूज एंड डोंट्स करने हैं वो सब आपको शॉर्ट्स के थ्रू पता चल जाएंगे। आई नो कि कई बच्चे यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स भी होंगे जिनकी सेकेंड होगी second option होगा स्पंदनगर, बट if they are watching this video and if my students are NEET aspirants as well, तो बच्चों जो है आपको सारे बता दिया जाएगा क्या आपको लेके जाना है, क्या आपको नहीं लेके जाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऑल्दो मैंने कभी नीट का एग्जाम नहीं दिया, मैं थोड़ी सी थी, मुझे नीट वीट नहीं करना था, आई वॉज ऑलवेज इन टू पंतनगर एंड आई एम हियर, मेरा इट वॉज लाइक माई ड्रीम, तो आई जस्ट फुलफिल इट, बट स्टिल आई कैन हेल्प यू आउट कि आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द, हाँ, तो जो तुम्हें गुड हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो हमें एक बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट जिसमें सारे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, याद है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ये सारे जो है तुम्हारे होना चाहिए। रफेज भी तुम्हारा इंक्लूड होना चाहिए एंड तुम्हारी रेगुलर एक्सरसाइज जो है तुम्हारे बिल्कुल डिजीज फ्री रखेगी। सेवरल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ कैन बी पुअर डाइट। गंदी सी डाइट लोगे, कुरकुरे, चिप्स, मोमो, चाउमीन रोज खाओगे तो तुम्हारी डाइट कैसे अच्छी रहेगी बच्चों, बोल भी कौन रहा है जो रोज खाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कई बच्चों को, लाइक है ना, कई लाइक कुछ जेनेटिकली ही कुछ इश्यूज होते हैं, पेरेंटल कुछ इनहेरिटेड होता है, तो उसमें जो है बच्चों की हेल्थ पे असर पड़ता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आजकल की पीढ़ी को इतना स्ट्रेस है, इतनी एंग्जाइटी है, ये करना है वो करना है, वो कैसे होगा ये कैसे होगा, तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी तो होगी ही, तो उससे भी जो है आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है बच्चों, तो प्लीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मत लिया करो, चिल पिल रहा करो। देन कम्स इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब पैथोजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन, और पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक फूड इनटेक, मेरे को याद है मैंने यहाँ पे जो हाट लगती है, ठीक है, हाट तो आपको पता ही होगा पंतनगर की, मैंने वहाँ से एक दिन खा ली थी टिक्की, ओ माई गॉड, मेरा पूरा रात, लाइक आई वॉज not at all well, like for the first time I had street food, and like I won't blame anybody, but it was all because of me, because my immunity is not strong, because I never had all these street foods and all, तो मैंने first time खाया था वो भी just because of influence of my best friend, and I won't name her, but yeah, because of her I had that for the first time, and my immunity was not good, my immunity was not strong, my immunity my antibodies were not being produced like properly, तो इसकी वजह से मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने हाई तौबा कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स कम बैक, तो अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक फूड इंटेक नहीं करना चाहिए बच्चों, हमेशा स्टेरिलाइज बर्तन होने चाहिए, उसी में खाओ, ठीक है। देन कम्स लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रोज जिम नहीं जाओगे, रोज एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, भागा दौड़ी नहीं करोगे, बेड पे पड़े रहोगे तो तुम बीमार होगे, ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं इधर आ जाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज डिजीज। देखो डिजीज क्या होता है, डिजीज इज अ एबनॉर्मल कंडीशन दैट इफेक्ट्स हेल्थ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, कोई भी अगर आपकी हेल्थ है, आपको स्नीज हो रहा है, कफ हो रहा है, आपको थोड़ी सी भी हेडेक हो रहा है, ये सब जो है ये डिजीज में आ जाती है। डिजीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप, 2 टाइप की हो सकती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। मैंने इन्फेक्शियस में आ जाती है वो पैथोजन जैसे कि तुम्हारे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गया, वायरसेस हो गया, पैरासाइट्स हो गए,
ये सारे तुम्हारे इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो है जो कि 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाती है, लाइक द कम्युनिकेबल डिजीजेस, अगर तुम्हें याद होगा तो द डिजीजेस द इन्फेक्शंस व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज द इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंड एग्जाम्पल हो गए कॉमन कोल्ड, खांसी, सबको पता होगा, एवरीबडी यूज मास्क एंड सैनिटाइजर्स, क्योंकि अगर उनको पता है कि इट इज इन्फेक्शियस, राइट। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू हो गया, रिंगवॉर्म हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब जो है तुम्हारे इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आ जाते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देन कम्स योर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस दीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर तुम्हें डायबिटीज है तो क्या, अगर तुम्हें हार्ट अटैक आता है तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे बगल वाले को भी हार्ट अटैक आएगा, इट इज योर, है ना, इट इज इनटू योर बॉडी। तो दी आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि तुम्हारा ये जेनेटिक डिसऑर्डर, पुअर डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। देन कम्स सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। कॉमन डिजीजेस जैसे कि पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस जो है डिजीजेस कॉज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो यही पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उनके साथ जो है खिचड़ पचड़ करते हैं, इनको जो है बिल्कुल हमारी बॉडी के सिस्टम को हिला देते हैं, हमें जो है डिजीज हो जाती है, फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है कि कुछ कॉमन डिजीजेस की बात कर लेते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तुम्हारा टाइफाइड, डायफिथेरिया, प्लेग्यू, डिसेंट्री, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले जो टाइफाइड होता है, इधर आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया से कॉज कौन कौन सा होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है, इट इज कॉज, बैक्टीरिया जो है टाइफाइड कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाइड। एंड टाइफाइड को जो है हम चेक कर सकते हैं बाय द वाइडल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड कैन बी कंफर्म बाय द वाइडल टेस्ट। सिम्टम्स क्या होते हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस था, सस्टेन यानी कि बहुत तेज फीवर रहता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, चेहरे से रौनक चली जाएगी, ठीक है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टमक पेन रहेगा, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। ये सब तुम्हारे टाइफाइड के वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। इफेक्ट क्या है कि ये जो होता है इंटरफेयर्स विद द इंटेस्टाइनल फंक्शन कॉजिंग सीवियर इलनेस। ये तुम्हारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है सैल्मोनेला टाइफाइड। तुम अगर गंदा सा खाना खा लोगे, ठीक है, अगर गंदा सा खाना खा लोगे तो वहां से इन्फेक्टेड अगर कोई कैरियर उसमें होगा, सैल्मोनेला टाइफाइड होगा, तो वो तुम्हारे फूड के थ्रू तुम अगर इनटेक कर लोगे तो वो तुम्हारे इंटेस्टाइन पे अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है आपको टाइफाइड हो सकता है। देन कम्स योर निमोनिया। निमोनिया जो है इट इज कॉज, एंड कुछ अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के और जो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि डायफिथेरिया हो गया, ठीक है, डायफिथेरिया हो गया, प्लेग्यू हो गया, डिसेंट्री हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें कुछ, हाँ यही है, ठीक है। देन कम्स योर निमोनिया। निमोनिया इज कॉज्ड बाय, निमोनिया इज अगेन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो निमोनिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये याद कर लो बच्चों, ये जो पैथोजेंस हैं, जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए, बाय हार्ट बिल्कुल, ठीक है। कि जो निमोनिया इज कॉज्ड बाय दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड योर दिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इसमें क्या होता है, फीवर होता है, चिल्स होती है, कफ, चिल्स यानी कि तुम्हें बहुत ठंडी सी लगती है निमोनिया में, फीवर होता है, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे एल्वोलॉइज होते हैं, एल्वोलॉइज पता है ना, एल्वोलॉइज, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइल्स, ठीक है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होता है, राइट। तो तुम्हारे एल्वोलॉय होते हैं, इसमें जो है फ्लूइड फिल हो जाता है ना। तुमने सुना होगा कि जब तुम्हें खांसी होती है तुम्हें बलगम आती है, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली और दैट फ्लूइड इज, ठीक है। तो वो से भर जाता है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी, जब तुम्हें खांसी होती है तुम देखते हो कि तुम्हें जो है बिल्कुल भी तुमसे बट निमोनिया से लाइक वास्ट में, लाइक ये तुम्हारे एल्वोलॉयज पे इफेक्ट करता है। तो निमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। निमोनिया इज नॉट योर नॉर्मल कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर 2 to 3 days, बट निमोनिया इज नॉट अमंग दैम, ठीक है। तो इट इज लाइक बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि तुम्हें जो है सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। देन कम्स योर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय राइनो वायरस। तो वायरस जो है वो तुम्हारा कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। इसमें क्या होता है, नेजल कंजेशन होती है, तुम्हारी नाक बहती है, ठीक है, सोर थ्रोट हो जाता है, यानी कि तुम्हारे गल में हिचकिचाहट, विक्स की गोली लो वाला, ठीक है, कफ होता है, हेडेक होता है, ठीक है। एंड ये क्या है, तुम्हारे नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बच्चों ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मत स्किप करके जाना। इसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने देखे थे, ठीक है, प्लीज 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 मत
वो करना, ठीक है। देन कम्स योर मलेरिया। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। और कौन सा प्लाज्मोडियम तुम्हारा मलेरिया कॉज कर सकते हैं? 3 होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज वेरी 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 हार्मफुल, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है दैट इज अ प्रोटोजोआ बेसिकली, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो तुम्हारा मलेरिया कॉज करता है। अभी कैसे कॉज करता है? इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल जो तुम्हारी दी हुई है, जो तुम्हारी एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, जो इसकी कैरियर होती है, ये सब जो है तुम्हें तुम्हारे बुक में जो पूरी साइकिल दिया है उसके पूरा रट के जाने का बच्चों, ठीक है। एंड एक सेशन लेंगे जिसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बता दूंगी मैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम जो होता है इट इज ये क्या करता है? ये स्पोरोजोइड के फॉर्म में जो है तुम्हारे सलाइवा ऑफ दी एनोफिलस मॉस्किटो में ये स्टोर रहता है। जैसे ही वो एनोफिलस मॉस्किटो जो है तुम्हारे उसको बाइट करती है, एनोफिलस ही था, एडिस था, एनोफिलस था ना, आई गेस। एक तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ, एनोफिलस एनिफिलिस ही मॉस्किटो था यार, हाँ यार। तो मुझे जब मैं सही बोल रही होती हूँ ना तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, एंड जब मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देती हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गलत बोल रही हूँ। ऐसा चाहिए कॉन्फिडेंस जिंदगी में, है ना, गलत बोलने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड कि जो तुम्हारा क्या होता है कि वो स्पोरोजोइड के फॉर्म में तुम्हारे क्या कहते हैं एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में। जैसे वो तुम्हें बाइट करती है तो वो क्या करता है, वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू तुम्हारे कहाँ पे अटैक करता है? वो 2 जगह पे अटैक करता है, एक लिवर सेल्स पे अटैक करता है, आरबीसीज पे अटैक करता है। तो वो आरबीसीज को अटैक करते करते आरबीसीज को रप्चर कर देगा, वहाँ पे वो अपनी एसेक्सुअल प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जैसे वो तुम्हारे आरबीसीज को रप्चर करेगा बच्चों, आरबीसीज को रप्चर करते ही एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा जिसे हम हीमोजोइन बोलते हैं, और वही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी तुम्हें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना, कि लाइक यू नो फीवर हो जाना या फिर हेड एक या स्टमक एक, जो भी तुम्हारे सिम्टम्स होते हैं तुम्हारे मलेरिया के, वो उस टाइम पे होते हैं जब वो हीमोजोइन रिलीज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि फिर ये अपनी सेक्सुअल प्रोडक्शन करते करते जो है तुम्हारे गट्स में यू नो, फिर उसके बाद जैसे तुम्हारी वो तुम्हें दोबारा बाइट करती है तो फिर वो उसके गट्स में स्टोर हो जाता है। तो ऐसे ये पूरी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मलेरिया जो होता है इसमें ये लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और आरबीसीज को अटैक करता है, ये डन हो गया। फिर आ जाता है कि अमियोबाइसिस होता है, हमने उस दिन भी पढ़ा था। अमियोबाइसिस इज अगेन अ प्रोटोजोआ विच is caused by Entamoeba histolytica which causes या amoebiasis या फिर amoebic dysentery, ठीक है। Entamoeba histolytica कॉज करते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, स्टूल्स विद म्यूकस होते हैं, ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है। तो इन्फेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का इफेक्ट करता है। हाउस जो तुम्हारी हाउस फ्लाइज होते हैं ये इसकी कैरियर होती है बच्चों, ठीक है। देन कम्स योर एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस इज कॉज बाय योर हेलमिंथिस, ठीक है। हेलमिंथ जो होता है, कौन सा हेलमिंथ? एस्कैरिस हेलमिंथ। हेलमिंथिस जो होता है वो तुम्हारी 2 बीमारियां कॉज करता है, एक होती है एस्कैरिसिस, एक को तुम्हारी होती है फिलारिसिस या फिर एलिफेंटिसिस, ठीक है। तो जो तुम्हारा हेलमिंथिस होता है वो तुम्हें कॉज करता है एस्कैरिस, और जो ये होता है इसके भी तुम्हारी नॉर्मल हाउस कैरिस होते हैं, लेकिन फेकल मैटर होता है यू नो सॉइल ऑयल से या फिर गंदे गंदे फ्रूट से या फिर जो भी यू नो कंटेमिनेटेड सॉइल होती है उसमें अगर कोई हमने वेजिटेबल फ्रूट ग्रो किया तो उसके थ्रू जब तुम उसे इनटेक लेते हो तो ये जो तुम्हारा एस्कैरिस है तुम्हारी बॉडी के अंदर चले जाता है। वेयर डज इट इफेक्ट? ये तुम्हारे जो है यू नो इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है, मस्कुलर पेन कॉज करता है, फीवर हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, ये जो होता है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। देन कम्स योर एलिफेंटिसिस, जो तुम्हारा एनलार्जमेंट ऑफ द लोअर लिम्स यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लाइक वुकेरिया उनको होता है। वुकेरिया जो होता है 2 टाइप के होते हैं, वुकेरिया ब्रैंकोफ्टाइन, वुकेरिया मलाई, ये पूरे याद होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए, वुकेरिया ब्रैंकोफ्टाइन, वुकेरिया मलाई, ठीक है। तो क्या होता है ना बच्चों की, ये जो तुम्हारा वुकेरिया होता है ना ये तुम्हें तुम्हारी बॉडी में ना बहुत टाइम तक लाइक उस पर्टिकुलर पार्ट को ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेट कर, लाइक बहुत ज़्यादा सुझा देता है, बहुत बड़ा हो जाता है। वो तुमने डायग्राम देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में कि वो तब होता है जब
जब ये तुम्हारा जो हेलमिंथिस है ये तुम्हारी बॉडी में फॉर सेवरल ईयर्स जब एक ही जगह पे वो इकट्ठे होते रहते हैं तो उसके बाद वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। मोस्टली तुम्हारे लोअर लिम्ब से लिम्फेटिक उसमें देखा जाता है उसमें, एंड इसमें जो है जेनिटल ऑर्गन्स को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, एंड ये उनको बहुत गलत तरीके से अफेक्ट भी करता है। एंड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब जब ब्लॉक हो जाती है तो तब होता है, ठीक है। देन कम्स योर रिंग वर्म। रिंग वर्म 3 कॉज करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरम होता है, ट्राइकोफाइटन होता है, एपिडर्मोफाइटन नहीं तो वे रिंग वर्म्स होते हैं। तुमने ड्राई स्केली लेसन्स जो है तुम्हारे बिटवीन द फिंगर्स और नेल्स में तुम्हारा जब होता है, दीज आर बेसिकली द फंगाई, ठीक है। तो फंगाई में तुम्हारा रिंग वर्म होता है, ठीक है। एंड देन कम्स ये नेल स्कैल्प एंड इसको वो करता है। एंड निमोनिया में एक और सिम्टम्स है कि तुम्हारे नेल्स जो है वो समथिंग ब्लू टू ग्रेइश हो जाते हैं नेल्स, इसका और सिम्टम मुझे याद है, ठीक है। देन कम्स योर इम्यूनिटी। बट जो इम्यूनिटी वो चीज़ होती है, वो बॉडी की एबिलिटी होती है जो कि डिफेंड करती है या फिर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल इन्वेडर्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ जो भी है, फॉरेन सब्सटेंसेस यानी कि पैथोजन, ठीक है। तो क्या होता है कि 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो तुम्हारे बर्थ के टाइम से तुम्हारे पास प्रेजेंट होती है। अब वो भी 4 टाइप की होती है। एक होती है तुम्हारी फिजिकल, उसके अंदर तुम्हारे 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। एक होता है फिजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक सेलुलर होता है और एक साइटोकाइन बैरियर होता है। तो जो हमारा फिजिकल बैरियर के अंदर तुम्हारी क्या हो जाती है, सबसे पहले तुम्हारा फिजिकल बैरियर कौन सा है, तुम्हारी स्किन है ना, स्किन इज योर फिजिकल बैरियर। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जैसे कि तुम्हारा नोज हो गया, है ना, ये जहाँ पे भी होल्स होते हैं दैट इज म्यूकस, तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गई, है ना, जो कि पैथोजेंस को ब्लॉक करती है। देन कम्स योर साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में तुम्हारे जो भी तुम्हारे स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं, एसिड इन स्टमक, टीयर्स इन आई, सलाइवा इन माउथ, ये सब तुम्हारे साइकोलॉजिकल आ जाते हैं बैरियर्स के अंदर। देन कम्स योर सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में क्या होते हैं, तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स हो गए, न्यूफ्रोसाइट्स हो गए, न्यूक्लियोसाइट्स हो गए, तुम्हारे ये सब जो भी WBCs होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, है ना, ये सब जो है तुम्हारे आ जाते हैं सेलुलर बैरियर के अंदर। फिर आ जाते तुम्हारे साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर आता है कि जो तुम्हारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अल्फा इंटरफेरेंस, दीज आर द प्रोटीन, ताकि जो तुम्हारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको वो बचा सके। एंड ये जो है तुम्हें अल्फा इंटरफेरेंस जो है तुम्हें कैंसर के टाइम पे भी दिया जाता है कि तुम्हारे नॉर्मल सेल्स है उनको पता चल जाए कि तुम्हें कैंसर हो रहा है, तो इसीलिए क्योंकि वो अनइफेक्टेड रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता, कि ट्यूमर सेल्स भी जनरेट हो गए, तो ये जो है तुम्हें अल्फा इंटरफेरेंस दिए जाते हैं, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट में तुम्हारे 4 होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन, ठीक है। देन कम्स योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द क्या कहते हैं ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेमोरी के बेसिस पे जो है ये काम करती है। अब ये जो तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुम्हारे एंटीबॉडीज होती है, एक होते हैं तुम्हारे बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स। जो तुम्हारे एंटीबॉडीज होती है ना, ये आर्मी ऑफ प्रोटीन होती है, वो तब रिलीज करती है तुम्हारी बॉडी, ठीक है, ब्लड में रिलीज करते हैं बी लिम्फोसाइट्स। एंड बी लिम्फोसाइट्स जो है वो तुम्हारी एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो तुम्हारी हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को टू प्रोड्यूस द क्या कहते हैं एंटीबॉडीज। और कैंसर के टाइम पे, एड्स के टाइम पे क्या होता है कि एड्स के टाइम पे जो तुम्हारा रेट्रोवायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट्स को ही क्या कर देता है, टी लिम्फोसाइट्स को पूरा खत्म कर देता है। तो टी लिम्फोसाइट में तो बी लिम्फोसाइट को मदद कौन करेगा। अच्छा, तो मैं एड्स कैंसर बाद में बताऊंगी, मैं सब बीच में घुसा दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि तुम्हारी जो एंटीबॉडीज होती हैं, अब ये भी तुम्हारा ना 2 रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है लाइक तुम्हारा अगर तुम किसी भी पैथोजन से फर्स्ट टाइम अगर तुम उसको तुमने उसको फेस किया, लाइक अगर कोई भी बीमारी तुम्हें फर्स्ट टाइम मिले, कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस में क्या होता कि तुम्हें लाइक फर्स्ट टाइम तुम्हारी बॉडी ने उसको जो है फेस किया था, लाइक फर्स्ट टाइम तुम्हारी बॉडी ने उसको देखा था कि ऐसा भी कुछ है, तो उस टाइम पे तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या था, बहुत ही माइल्ड था, ठीक है, और लो इंटेंसिटी का था तुम्हारी बॉडी की तरफ से, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कोई रिटेन नहीं था, तुम्हारी बॉडीज को नहीं पता था कि कितनी और किस टाइप की एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। फिर कम्स योर सेकंड रिस्पॉन्स जो कि मेमोरी के बेसिस पे काम करती है, कि एक बार अगर तुम किसी पैथोजन को ऑलरेडी तुम उससे फेस कर रखा होगा तो तुम्हारी बॉडी मेमोरी में वो रिटेन रहेगा, एंड फिर उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर रखेंगे तुम्हारी बॉडी, एंड जब भी कोई पैथोजन दोबारा आएगा तो वो उसके खिलाफ उन एंटीबॉडीज को रिलीज कर देगा। अब एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट डील विद योर प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंड जो सेल मेडिएटेड
रिस्पॉन्स होता है दैट डील्स विद योर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, एंड ये जो है तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी काम आता है कि ऑर्गन्स, तुम्हारी बॉडी को पता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स कौन से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे ये जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो तुम्हारी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना वो पूरा सेगमेंट। देन कम्स योर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी होता है जो कि जब हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपोजर टू एंटीजन। कोई भी अगर हमें एंटीजन दिया है तो हमारी बॉडीज क्या करेंगी, वो खुद एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगी। जैसे कि वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, वैक्सीनेशन के टाइम पे जैसे तुम्हारा कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या किया जाता है, क्योंकि तुम्हें उस वायरस का बहुत ही लो इंटेंसिटी तुम्हें हमारी बॉडी को प्रोड्यूस की जाती है। वैक्सीन के टाइम पे यही होता है बच्चों, तुमने देखा होगा कि अक्सर पोलियो का इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन की वजह से तुम्हें बुखार आ जाता है। वो क्यों होता है कि वो जो भी तुम्हें एंटीजन जो है उसको बहुत ही उसके माइल्ड फॉर्म में उसको तुम्हारी बॉडी में रिलीज किया जाता है, ताकि तुम्हारी बॉडी को पता चल जाए कि इस टाइप का भी कोई पैथोजन या फिर कोई वायरस हो सकता है, ताकि वो तुम्हारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर सके, एंड वो प्रिपेयर करके तुम्हारी बॉडी में रखे, ताकि अगर इसका एक्सपोजर हो उस एंटीजन का इन लार्ज क्वांटिटी तो फिर क्या होगा, वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो प्रिपेयर्ड होगी वो तुम्हारी दन जो है उनकी बिल्कुल छक्की छुड़ा देगी, उनका जो है उनको गोल कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए होती है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। तभी तो तुमने देखा होगा कि तुम्हें फीवर हो जाता है। वो फीवर क्यों होता है, क्योंकि जो भी तुम्हारा ये एंटीजन होता है वो अपना इफेक्ट तो छोड़ता ही है, उसका माइल्ड फॉर्म दिया है भले ही तुमने, बट इफेक्ट तो हो रहा है, इसलिए तुम्हें फीवर हो रहा है, तुम्हें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छा तरीका है, देख रहे हो कैसे कि तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ले और जो है तुम्हें ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, ठीक है। एंड ये स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम में मेमरी सेल्स में ये जो है तुम्हारा डेवलप हो जाती है, डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब देते हैं। देन कम्स योर पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज बेसिकली कि ऑलरेडी जो तुम्हारी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है तुम उसे दनादन तुम्हारी बॉडी में डाल देते हो। मुझे बात बताओ, तुम्हें सांप ने काट लिया, सॉरी हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि इफ इन केस किसी बंदे को कोई स्नेक बाइट कर लेता है, अब स्नेक बाइट में अगर उसने टिटनेस का इंजेक्शन या फिर जो भी है अगर उसने नहीं लगवाया था तो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में अब क्या है, अब पूरे बॉडी में तुम्हारा टॉक्सिक फैल रहा है, वो नर्व्स पे इफेक्ट कर रहा है, नर्व्स के थ्रू तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम पे जो है तुम उसे ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है उसके अगेंस्ट तुम अपने उसमें डालोगे, दैट इज नोन एज योर इम्यूनाइजेशन। मेरा प्रोनाउंसिएशन किसी भी वीडियो में सही हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इतिहास में गवाह, इतिहास गवाह, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी रचना कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो तुम्हारा इम्यूनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि तुम्हारी ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो है तुम्हें दी जाती है तुम्हारी बॉडी को, अगर उससे बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। ये फास्ट एक्टिंग होती है बट टेम्परेरी होती है, ठीक है। Then comes your 8, that is immunodeficiency syndrome। बच्चों वो जो सेक्शन है ना तुम्हारा एलर्जी वाला सेक्शन कि एलर्जीज कॉस्ट, एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है, एंटीबॉडी ई प्रिपेयर होती है, ठीक है, IgE, ठीक है। एंड तुम्हारा लाइक हाँ तुम्हारे ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल इज द कोलेस्ट्रम मिल्क ऑल्सो, जिसके अंदर IgA एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे मिल्क में, मदर के मिल्क में इनिशियल डे मिल्क कोलेस्ट्रम से वो होते हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं ताकि बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। तो वो जो है वो तुम्हारी IgA एंटीबॉडीज होती हैं, तुम्हारी बहुत सारी एंटीबॉडीज जैसे IgM, IgE, IgG, IgA, ठीक है। तो IgE जो है वो एलर्जीज के टाइम पे रिस्पॉन्स होती है। एलर्जी क्या होता है बेसिकली बच्चों, एलर्जी होता है वो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे तुम्हारी बॉडी जो है उसको नहीं झेल सकती है, जैसे कि तुम्हारी वाटरी आइज हो जाती हैं, या फिर तुम्हें स्नीजिंग हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, बहुत तुम बिल्कुल उसमें आ जाते हो क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल जोन में, तो दैट इज योर एलर्जीज। एंड इस टाइम क्या होता है सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन रिलीज होता है, ठीक है। ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है, आई नो, पता नहीं वो स्लाइड्स मिस हो गई, बट दे आर इंपॉर्टेंट, तो आई एम टेलिंग यू कि हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है इस टाइम पे, जो कि ये सारे रिस्पॉन्सेज के लिए क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हारे वाटरी आइज एंड स्नीज एंड कफ व्हाटएवर, ठीक है। एंड इस टाइम पे क्या होता है कि हम सेरोटोनिन एंटी हिस्टामाइंस भी दे सकते हैं इसके रिस्पॉन्स को स्लो करने के लिए, एंड बट जो एंटीबॉडीज इस टाइम पे प्रिपेयर होती है दैट इज IgE,
ठीक है। एंड ये हो सकती है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट या जो भी है। एंड देन कम्स योर ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होती है कि जब तुम्हारी बॉडी जो है वो सेल्स को अटैक करने लग जाती है, कि बॉडी खुद के ही सेल्स को अटैक करने लग जाती है। जैसे कि तुम्हारे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है, ये याद रख लेना, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, वो स्लाइड से मिस है, प्लीज बुक्स में एनसीईआरटी में देख ला। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है आई गेस, हाँ वही है, जो कि तुम्हारी बॉडी में जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तुम्हारा पूरा वो सिस्टम है कि तुम्हारे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून, तुम्हारे प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं, वो तुम्हारे मतलब इम्यूनिटी के जो पूरा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो तुम्हारा है, कि तुम्हारे बोन मैरियो, थाइमस, स्टू, क्या कहते हैं, तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद तुम्हारा स्टूल हो गया, उसके बाद तुम्हारे स्प्लीन हो गया, ठीक है। ये सब जो है तुम्हें एक बार देख लेना है, ठीक है। एंड 50% जो तुम्हारे होती है, ठीक है, वो सब तुम्हें देख लेना है एक बार। मैंने पता नहीं स्लाइड्स डाली तो थी, क्या हो गया है, स्लाइड्स कहाँ चली गई। एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। बच्चों सॉरी, वो स्लाइड्स ही कहीं पे मिस हो गई हैं, बट वेट, मैं आपको जो है पूरा सब क्लियर करवाने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी जो है लॉस हो, बिकॉज वो पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, बस मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, वो भी एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के। तो जो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट करता है, सेल्स कंस्टिट्यूट करता है, और जो तुम्हारी एंटीबॉडीज कंस्टिट्यूट करता है विच आर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड देन कम्स योर एंटीबॉडीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो लाइक इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें जो है हर छोटी छोटी चीज़ जो है, कोई भी कई ऐसी बीमारियां होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, तो हमारे इम्यून सिस्टम में उससे फाइट कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे एड्स क्यों होता है, एड्स इसीलिए तो होता है क्योंकि तुम्हारे हर इतना तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी बॉडी जो है इतनी प्रोन हो जाती है सारे इन्फेक्शन से, कि हमारी बॉडी छोटी छोटी चीज़ों से भी लड़ नहीं पाती, इसलिए हम जो है वो एड्स, दैट इज वाई इट लीड्स टू फेटल। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में क्या होता है कि जहाँ पे ओरिजिन और मैच्योरेशन होता है, तुम्हारे यहाँ पे ओरिजिन भी होगा, मैच्योरेशन भी होगा, प्रोलिफरेशन भी होगा ऑफ द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, यहीं पे ओरिजिन होगा, यहीं पे मैच्योरेशन होगा, यहीं पे प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें आ जाता है तुम्हारा बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है, जो कि तुम्हारे तुम्हारी जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है दैट इज योर बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा एंटीजन ये जो होते हैं, यहाँ पे तुम्हारे लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, ठीक है। जो तुम्हारे एंटीजन सेंसिटिव होते हैं लिम्फोसाइट, यहाँ पे वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन के बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन कौन सा होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं तुम्हारे लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रैप करते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, टॉन्सिल्स आ जाता है, पियर्स पैचेस हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा अपेंडिक्स हो जाता है। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं साइट, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, वाइल दे प्रोलिफरेट टू बिकम द इफेक्टिव सेल्स, और जो है वहाँ पे वो प्रोलिफरेट भी करते हैं ताकि वो मोर इफेक्टिव सेल्स बन सके। तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे बोन मैरो होता है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। द मेन लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तुम्हारा क्या है, दैट इज योर बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद वेयर ऑल दी ब्लड सेल्स इंक्लूड्स, जो भी लिम्फोसाइट्स हैं सारे ब्लड सेल्स यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो थाइमस होता है वो इनिशियली जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इट इज़ बीनीथ द चेस्ट है एंड नियर द हार्ट, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, बट प्यूबर्टी तक जो है वो बहुत 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 छोटा होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक लोब दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन कम्स योर जो तुम्हारा बोन मैरो और थाइमस होता है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लाइक यहीं पे तुम्हारा प्रोडक्शन होगा लिम्फोसाइट्स का तुम्हारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। देन कम्स की जो स्प्लीन होता है वो एक लार्ज बीन्स शेप का होता है। यहाँ पर तुम्हारे एर्थ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एर्थ्रोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए भी, जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं ना, कि तुम्हारे ब्लड के टाइम पे जो बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उसको रिमूवल के लिए तुम्हारा स्प्लीन यूज होता है। एर्थ्रोसाइट्स भी यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड ये जो होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अलग अलग तुम्हारे बॉडी के पार्ट में लोकेटेड होते हैं। यहीं पे जो है इनका एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। अगर तुम्हारा यहीं पे जो है वो ट्रैप किए जाते हैं, ठीक है, अगर कोई पैथोजन है तो वो ये लिम्फ नोड्स में ट्रैप किया जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर की जाएंगी, एंड ऐसे जो है तुम्हारा पूरा तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं माल्ट याद होगा, म्यूकोसो एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। तो जो तुम्हारे 50% ऑफ म्यूकोस होता है दैट इज इन योर जो लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा म्यूकोस यानी कि माल्ट होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द 50% ऑफ द टोटल लिम्फॉइड टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। एंड जो तुम्हारे लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, तुम्हारा डाइजेस्टिव हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्स हो गए, हाँ यहाँ पे तुम्हारे वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एड्स के बारे में। बच्चों एड्स यानी कि एड्स, ठीक है, अगर मैं एड्स की बात करूं, एक एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, उसको भी देख सकते हो, क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, कैंसर की, एड्स की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, मेगोस्पोरोजेनेसिस की, डबल फर्टिलाइजेशन की, सबकी मैंने शॉर्ट वीडियो स्टार्ट की थी। ठीक है, देख सकते हो। देन कम्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो जो एड्स होता है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस का ग्रुप। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या होता है, जिसका तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। RNA, टोबैको मोज़ाइक वायरस हो गया, रेट्रोवायरस हो गया, इन सबका RNA का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये वायरसेस होते हैं बच्चों। ये क्या करेगा, जैसे ही तुम्हारा रेट्रोवायरस तुम्हारे कैसे घुस सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, घुसने के बाद की बात तुम बाद में करेंगे, पहले वो घुस कैसे सकता है तुम्हारी बॉडी में। सबसे पहले when you have AIDS is basically a sexually transmitted infection as well, like अगर तुम सेक्स करते हो विद मल्टीपल या फिर अननोन पार्टनर के, या तुम कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करते हो, यानी कि सेक्सुअल मोड से भी तुम्हारी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, एंड ये तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से भी आ सकता है। लाइक अगर मदर है, इफ शी इज इन्फेक्टेड फ्रॉम HIV, तो वो जो है एड्स है उनको, तो उनके फीटस को भी हो सकता है, डेवलपिंग फीटस को भी हो सकता है। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है। तो इट इज नॉट ओनली STI, ये दूसरे फैक्टर से भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हारे रेट्रोवायरस क्या करेगा, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड के थ्रू ये जाएगा मैक्रोफेजेस के अंदर। मैक्रोफेजेस के अंदर जाके क्या करेगा, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। वायरल ऑफ प्रोजेनी किसकी प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, वायरल, मतलब वो और ज़्यादा रेट्रोवायरस प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, फिर वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ज़्यादा डायरेक्ट करेगा कि वो और ज़्यादा प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, एंड जो है वो क्या करेगा, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता रहेगा, एंड वहाँ पे बहुत सारी आर्मी ऑफ रेट्रोवायरस जो है वो प्रोड्यूस कर देगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो T लिम्फोसाइट्स के पास जाएगा। T लिम्फोसाइट्स को जाते हैं, वो रप्चर करता रहेगा, और रप्चर करने के बाद क्या होगा बच्चों की, जैसे वो रप्चर करता रहेगा तो तुम्हारी T लिम्फोसाइट्स बिल्कुल खत्म होने लग जाएंगे। T लिम्फोसाइट्स खत्म होने लग जाएगी, तुम्हारी B लिम्फोसाइट्स की सहायता कौन करेगा बच्चों, कि एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने के लिए। तुम्हारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी डिजीजेज या फिर तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोन हो जाएगी, एंड इसी से जो है तुम्हारी बॉडी कोई भी उसको वो नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से जो है तुम्हें जो है इट विल लीड टू फेटल, एंड इट हैज़ नो प्रिवेंशन, इट हैज़ नो क्योर, इट हैज़ ओनली प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोई भी क्योर नहीं है। एंड तुम इसको इसका अप्रूवल टेस्ट कौन सा होता है, दैट इज ELISA, दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उससे होता है। ठीक है, टू डायग्नोस द एड्स। ठीक है, एंड बाकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से तुम्हारा
इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा एलिसा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे रेट्रोवायरस कौन सा वैसे यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू कैंसर। सो व्हाट इज कैंसर बच्चों? कैंसर जो है वो एक बहुत डेडेस्ट डिजीज़ है। हमने बहुत बार सुना है कैंसर क्या होता है, बहुत ही फियर डिजीज़ है वर्ल्ड वाइज जो है, क्योंकि ये डेथ कॉज कर देती है। नॉर्मल सेल्स, देखो कैंसर कुछ नहीं होता बच्चों, कैंसर होता है कि जो तुम्हारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो तुम्हारी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना वो उसको काटता है, ठीक है, एंड तुम्हारी रैपिड ग्रोथ नहीं होती है सेल्स की, ठीक है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली योर कैंसर इज, ठीक है। बट जो तुम्हारे कैंसरस सेल्स होते हैं इसमें तुम्हारे कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तुम्हारे सेल्स की, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तुम्हारे सेल्स की। इसकी वजह से जो है तुम्हारा वो वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर देता है। ट्यूमर जो होता है वो दो टाइप का होता है, तो कैंसर सेल्स में ये अनचेक ग्रोथ एंड ट्यूमर के वो प्रॉपर्टी वो नहीं होती है। तो देखो तुम्हारे जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो तुम्हारा ट्यूमर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बेनिगन, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो तुम्हारा बेनिगन ट्यूमर होता है ये लाइक इतना भी वो नहीं होता, लाइक ये ना सिर्फ एक ऑर्गन तक रहता है, एक जगह तो वहीं पर रहेगा, यू नो, ये दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर वहाँ पे नया कैंसर नहीं बनाएगा, लाइक इट इज लाइक थोड़ा सा लेस हार्मफुल होता है। देन कम्स योर मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है कि एक जगह पे तो ट्यूमर कॉज करेगा ही करेगा, सेल ऑफ मास को इकट्ठा करते रहेगा, दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड की मदद से। अब ब्लड ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड की मदद से ये दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये जो प्रोसेस होती है कि जहाँ से तुम्हारा एक ट्यूमर बन के जो है दूसरे वहाँ पे ब्लड में ट्रांसफर हो गया है ये ट्यूमर, तो दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। ये प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी टेबल देख लेना, तुम्हारे इसके लिए है, ठीक है। बाकी तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कॉज कौन करता है। देखो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं तुम्हारे सेल, वो भी कॉज हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल में क्या केमिकल में क्या आ सकता है, फिजिकल में क्या आ सकता है, फिजिकल में आ सकती हूँ मैं यूवी रेज। यूवी रेज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा तुम्हारी यूवी रेज का, एक्स रेज का, गामा रेज का, लाइक बहुत जो लोग एक्स रेज गामा रेज जिनके होता रहता है उनको जो है दे आर लाइक मोर प्रोन, क्योंकि इसमें हार्मफुल कैंसरस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस, ठीक है। तो तुम्हारी कैंसर जो होता है वो और भी तरीकों से कॉज हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा केमिकल में आ जाता है तुम्हारा जो तुम्हारे लाइक टोबैको, जो तुम्हारा वो होता है ना, जो आपका होता है ये टोबैको में तुम्हारा लंग कैंसर कॉज करने वाला कुछ मटेरियल पाया जाता है, तो टोबैको में ऐसा है, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा केमिकल हो गया। फिर आ जाते हैं कि कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ये वायरसेस भी जो है तुम्हारे सेल से कैंसरस सेल्स को डेवलप कर देते हैं। एंड कुछ हमारे नॉर्मल सेल्स ही होते हैं जिनमें एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, हाँ वो होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। और जो तुम्हारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड सेलुलर ऑन्कोजीन्स होती है, जो कि तुम्हारे एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर एक्टिवेट हो जाती है, दे कन्वर्ट्स इनटू तुम्हारे कैंसर सेल्स, ठीक है। अब डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की बात करें तो कैंसर जो है वो बायोप्सी से डायग्नोस हो सकता है। बायोप्सी में क्या करते हैं बच्चे, एक छोटा सा पार्ट ऑफ सस्पेक्टेड जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कैंसर हो सकता है, वो पार्ट को सेल से लिया जाता है, फिर उसको जो है डिटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ सेल्स हैं। अगर वो ज़्यादा हुए तो यानी कि यहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज योर बायोप्सी। बायोप्सी हो गया, MRI हो गया यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, CT हो गया यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, एक्सरेज हो गया। इन सब की वजह से जो है तुम्हारा डिटेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जरी होती है, सर्जरी में जो है तुम्हारे कैंसर सेल्स टिश्यूज को रिमूव कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि लीथल इरेडिकेशन होता है ट्यूमर सेल्स का, यानी कि लेजर की मदद से वो ट्यूमर सेल्स को ऐसे निशाना लगाया जाता है, वहीं से उनको उड़ा दिया जाता है। फिर आती है कीमोथेरेपी। कुछ कीमोथेरेपीज यानी कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि तुम्हारे कैंसर सेल्स को किल किया जाए, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक हेयर लॉस एंड ये सब, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी होती है यानी कि तुम्हें अल्फा इंटरफ्रॉन्स दिए जाते हैं, अल्फा इंटरफ्रॉन्स दिए जाते हैं। मैंने बताया था ना कि अल्फा इंटरफ्रॉन्स ताकि तुम्हारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से हमारी बॉडी बचा सके। देन कम्स आवर लास्ट सेक्शन बच्चों, दैट इज योर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोस्ट कॉमनली इंक्लूड्स होते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स क्या होता है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ओपियम होता है उसी का एग्जाम्पल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GI ट्रैक्ट में वो करते हैं। हम इसके अंदर क्या आ जाता है, हीरोइन आ जाता है, स्मैक आ जाता है, और इनका केमिकल नेम क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन होता है। व्हाइट और
बिटर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, हीरोइन, स्मैक, केमिकल नेम क्या होता है, डाई एसेटाइल मॉर्फाइन होता है। ये सब याद करने वाली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे काम करते हैं। ओपियोइड्स की बात करें, दीज एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारी बॉडी के फंक्शंस को बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। वो जो नशे में धुन हो जाते हैं ना वो लोग, दैट इज दैट, ठीक है। एंड इसके अंदर आ जाता है तुम्हारा हीरोइन आ जाता है, स्मैक आ जाता है, एंड इसके अगर मैं केमिकल नाम की बात करूँ तो दैट इज डाई एसेटाइल मॉर्फाइन। ये वाइट बिटर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ये पॉपी प्लांट से लिया जाता है। पॉपी प्लांट का केमिकल नेम होता है पैपेवर सोमनिफेरन। हीरोइन जो होता है ये स्नॉटिंग इंजेक्शन से लिया जाता है, डिप्रेशन की तरह काम करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। देन कम्स है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ये जो है कैनबिस सेटाइवा प्लांट से लिए जाते हैं। इसके अंदर मारिजुआना आ जाता है, हशीश आ जाता है, चरस आ जाता है और गांजा आ जाता है। उसके अंदर हीरोइन स्मैक था, इसके अंदर क्या था, उसके अंदर ओपियम भी आता है, ठीक है। ओपियम इज योर दैट अफीम, ठीक है। देन कम्स योर कैनाबिनॉइड्स। फिर लाइक उसकी पाउडर को हीरोइन बना देते हैं, आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज। तो जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स में तुम्हारा मारिजुआना आ जाता है, चरस आ जाता है, हशीश आ जाता है, गांजा आ जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये इंजेक्शन और इनहेलेशन से लिए जाते हैं और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं। कैनाबिनॉइड से सीसी याद कर लेना कि ये कैनाबिनॉइड्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। ओपियोइड्स जो है तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तुम्हारे जो है कहाँ पे काम करते हैं, तुम्हारे काम करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे। फिर आते हैं कोका एल्कोलॉइड्स। ये जो होते हैं ये कोका प्लांट से लिए जाते हैं, दैट इज योर एट्रोक्सिलम कोका। ये पैपेवर सोमनिफेरन से लिए जाते हैं, कैनबिस सेटाइवा से लिए जाते हैं, ये तुम्हारे एट्रोक्सिलम कोका से लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोक और क्रैक आ जाते हैं। ये जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये भी काम करते हैं, ये हमारी एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इसके अंदर आ जाता है तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। कोका जो है ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज योर डोपामाइन। अब आ जाता है एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज। बच्चों जो तुम्हारा ड्रग अब्यूज एंड एडोलेसेंस होता है, इसमें तुम्हारे बच्चे जो है वो इस एज में, तुम्हारी जो हमारी एज होती है इस एज में जो है बच्चे बहुत सारा 12 to 18 एज होती है, ये याद रख लेना कि 12 to 18 एज में लोग जो है इसमें ये मेजॉरिटी की एज होती है। इस टाइम पे जो है वो ऑफन इंकाउंटर करते हैं ड्रग्स वगैरह में। जैसे उनको क्यों करते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है, एडवेंचर लेना होता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, प्रेशर होता है एक्सेल करने का एग्जाम्स में, स्ट्रेस की वजह से वो करते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है, रेगलेस बिहेवियर हो जाता है, मिसचीवियर वायलेंट एक्शंस लेते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा। तुम ऐसे चीज़ें करने लग जाओगे, तुम्हारा डिक्लाइन ही होगा ना, अब तुम हीरो तो बन नहीं जाओगे सब चीज़ें खा के, ठीक है। उसके बाद एग्रेशन हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा, डिप्रेस होने लग जाओगे, अपने ही तुम नशे की धुन में रहोगे, ठीक है। तो इसमें जो है एंग्जाइटी, शिकनेस, नोशिया, स्वेटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, पीयर प्रेशर को रिड्यूस करो, ठीक है। माता पिता को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन काउंसलिंग देनी चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली अच्छी रहनी चाहिए, एंड प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट देनी चाहिए। तो बच्चों जो है मेरी असेंबली का टाइम हो गया, बिल्कुल 2 मिनट बचे हैं, मैं आपको पॉज करके जा रही हूँ, फिर हम माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर करेंगे। आपको कौन सा पता चलता है, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी भी, ठीक है। वेल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वेलकम बैक। मैं कर आई हूँ असेंबली। आप सोचते होंगे शाम की कौन सी असेंबली होती है, हम भी यही सोचते थे, बट पंतनगर में शाम को असेंबली होती है। सुबह सुबह तो लोग ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे ट्रेन छूट रही होती है, बस 9 बजे की क्लास इज लाइक कैसे पहुँचते हैं हम लोग। तो बात कर लेते हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स यानी कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि माइक्रोब जो है हमें बहुत तंग कर रखा है। अब हम बात करें कि वो हमारी सहायता जनक कैसे बन सकते हैं, यानी कि वो हमें जो है किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं। तो बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में मैं अभी अपने एक फ्रेंड से ही कॉन्वो करके आई हूँ। तो उसमें से जो तुम्हारा इनेट जो तुम्हारी इम्यूनिटी वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। और वो जो पैथोजेंस है वो करके जाना। एड्स एंड कैंसर लाइक नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट दे आर इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर इम्यूनिटी वाला सेक्शन एंड जो पैथोजेंस है, ठीक है। देन कम्स योर, अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर कि तुम्हारे ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो बहुत है भाई, दही खाते हैं हम। Microbes are present everywhere under every extreme condition with no other life form could exist। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो कोई भी अदर लाइफ फॉर्म नहीं एग्जिस्ट होगी। दे आर डाइवर्स, इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, वायरस, प्रायन, सब आ जाते हैं इसके अंदर। दे मे बी पैथोजेनिक बट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ह्यूमन वेलफेयर। पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है, बट कुछ जो है हमारे वेलफेयर के भी काम आते हैं। माइक्रोब्स कैन बी इजिली ग्रोन इन लेबोरेटरीज एंड इट इन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। बच्चों कि जो तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं उसे लेबोरेटरीज में ग्रो कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में ग्रो कर सकते हैं, रिसर्च एंड प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इन मेनी 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 वेज। देखो हाउसफुल प्रोडक्ट्स में कैसे काम आते हैं, मैं यहाँ छीनने लग रही हूँ, मैं आ जाती हूँ। हाँ, तो तुम्हारे हाउसफुल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले कर्ड, दही जो हम खाते हैं, मैं बहुत खाती हूँ। आई नेवर मिस माई दही, आई ईट दही एवरी डे,
ठीक है। तो जो दही होता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, है ना। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे पार्शियली कोएगुलेट्स द मिल्क प्रोटीन। जो तुम्हारा लैक्टोबैसिलस होता है, तुम्हारे दूध से ही दही बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम्हारे दूध के अंदर जो उसके मिल्क प्रोटीन होता है उसको कोएगुलेट कर देता है। Coagulation of milk protein leads to the formation of curd because of the formation of lactic acid. It also increases the vitamin B12. तो curd is rich in vitamin B12 का कंटेंट याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी स्टार बना रही हूँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टार तो मेरा बहुत अच्छा बना है, क्या दिल बन गया ये तो। रुको, अब बनाना अच्छा सा स्टार। जब बचपन में स्टार मिलता था मैं बहुत खुश होती थी। एक बार मुझे ज़िंदगी में पहली बार सेकंड क्लास में एक स्टार मिला था, क्योंकि मैं राइटिंग बहुत गंदी हुआ करती थी उस वक्त पे, अब नहीं। तो मैं जो है आई यूज टू स्टडी, एक स्कूल था, आई कैन नॉट नेम इट, ठीक है। तो मैं वो कॉपी लेके पूरी बस में पूरे रास्ते घर तक अपनी मम्मी को स्टार दिखाने लाई थी कि मम्मी देखो मुझे स्टार मिला है। वो दिन मुझे आज भी याद है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट स्टार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अच्छी राइटिंग बनाई थी, वरना तो मेरे को मैम वेरी पुअर लिख के देती थी। अब और ऑफ जोक लाए गाइस, लेट्स कम बैक। द बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन गट्स एंड चेक द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। देखो हमारे गट्स में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी चेक करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं ये लोग, ठीक है। फर्मेंटेड डो टू मेक साउथ इंडियन डिलीशियस, जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है, छोले भटूरे हो गए, इन सबको फुलाने के लिए काम में भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे इनमें भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। फर्मेंटेशन कैसे होता है? CO2 प्रोडक्शन की वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। ब्रेड प्रोडक्शन, ब्रेड को कौन सा ईस्ट प्रोड्यूस करता है? सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिए, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसीस सेरेवाइसिए तुम्हारा ईस्ट को इट इज अ ईस्ट जो कि तुम्हारे ब्रेड को प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो बच्चों ये तुम्हारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो फर्मेंटेशन होते हैं, ये अल्कोहल वगैरह इन सब में बनाने में काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे। टॉडी, इसको रहने दो। माइक्रोब्स आर यूज फॉर फर्मेंट सोयाबीन, इसको भी रहने दो। चीज, जो तुम्हारा चीज होता है, स्विस चीज इज प्रोड्यूस बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्वानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते रहो, ठीक है। जो मैंने एनसीईआरटी में लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जो कि कमर्शियल पर्पज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। पानी पी लूं मैं। अच्छा लग रहा है मुझे। 8 बजे वीडियो बना रही है, मुझे अलग ही नौटंकी चढ़ रही है। बच्चों वापस आ जाओ। बच्चे सोचते होंगे ये दीदी के कमरे में ये क्या, ये फूल पत्तियां सब लटके पड़े हैं। ये सब मेरे कारनामे हैं गाइस, ये सब ड्राइंग ये सब मेरे कारनामे। एक दिन तुम्हें व्लॉग में दिखाऊंगी, पूरे मेरे भवन की आपको पूरे व्लॉग दिखाऊंगी। एक दिन कमरे का टूर बनाऊंगी। व्हाट्स है बच्चों। एंड बच्चों एक मुझे कमेंट आया था, बहुत प्यारा बच्चा था, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि मैम आप जो है एक क्वेश्चन आवर वाला सेगमेंट बनाओ जहाँ पे हमारे सारे डाउट्स रिलेटेड टू फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, क्या क्या नेसेसिटीज़ है उसके लिए एक वीडियो बनाओ। बच्चों मैं वो जो है आपकी एग्जाम के बाद ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है हमारा फुल फोकस शुड बी ऑन दी एंट्रेंस एग्जाम। एक बार एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, ये सब बात की बात है, ठीक है, वो हम जरूर बनाएंगे फॉर श्योर। आपके सारे क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करके आपको आंसर दूंगी, सब चीज़ें बताऊंगी, बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जो हॉस्टल फैसिलिटीज, एवरीथिंग, स्टाफ, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। बट फॉर दैट पहले एग्जाम दे ले एक बार, ठीक है। 1 के बाद जो है लाइक 1 को एग्जाम हुआ है ना, तो 5 या 6 को रिजल्ट आ जाएगा। इट्स लाइक बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगी काउंसलिंग की प्रोसेस भी आपको बतानी है। उसके बाद रैंक के बेसिस पे कैसे काउंसलिंग करवानी है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट रखी जाएगी आफ्टर 1। पहले 1 के ऊपर पूरा एम्फेसाइज कर लेते हैं व्हाट से बच्चों, एंड वो मैं आपको बता दूंगी कि कब आपको अपने क्वेश्चन पुटअप करने हैं। फिर आप कमेंट्स में बता देना, मैं पढ़ के जो है आपको उनके उत्तर दे दूंगी। अभी आ जाते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस पे। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, अभी हम पढ़ के आए थे, बट वो जो है अब इंडस्ट्रियल बेसिस पे बेवरेजेस तो बनती है। सैक्रिमाइसिस सेरेवाइसिस, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं बच्चों, याद रख लेना, ब्रूअर्स ईस्ट होती है। इज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस फ्रॉम माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। तो देखो तुम्हारे फ्रूट जूसेस और माल्टेड सीरियल से जो है तुम्हारे इनका प्रोडक्शन होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस का। देखो तुम्हारे बेवरेजेस जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तुम्हारे होते हैं क्या कहते हैं, एक होता है ब्रांडी, विस्की, रम, एक होता है डिस्टिल्ड, एक होता है नॉन डिस्टिल्ड। तो डिस्टिल्ड आर लाइक योर विस्की, वाइन एंड बियर, एंड नॉन डिस्टिल्ड आर विस्की, ब्रांडी एंड रम,
ठीक है, तो बात कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस वेरियस काइंड ऑफ बेवरेजेस आर प्रोड्यूस। देखो लिखा है यहाँ पे डिस्टिलेशन इज वाइन एंड बियर एंड विदाउट डिस्टिलेशन इज वैस्की ब्रांडी एंड रम। तो एंटीबायोटिक्स एंड फर्मेंटेड बेवरेजेस कौन प्रोड्यूस करता है? सैक्रोमाइसिस सेरिफाइसिस से ही बनते हैं, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ही वाज वर्किंग विद स्ट्रिप्टोकोकाई समथिंग, वो किसी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक प्लेट है, इसके जहाँ पे भी ये गिरा हुआ है यहाँ इसके अगल बगल जो है ये कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा है, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसी कहानी थी। ठीक है, तो वो थी पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, एक पेनिसिलियम नोटाटम फंगस था उन्होंने पेनिसिलियम की फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। इट इज अ फंगाई एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हार्वर्ड फ्लोरे अर्नेस्ट चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस किसने किया था? हार्वर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन ने। इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। फ्लोरे चेन फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द नोबेल प्राइज फॉर द वर्क इन 1945। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस एक बार देख लेना, आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है। देर आर मैनी सिंथेटिक एबायोटिक प्रिपरेशन दीज डेज। ठीक है, वैक्सीन ये पोलियो, डेपिटी, मेसलेस, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए भी वैक्सीन जो है वो इन्हीं वायरल उनसे बनती हैं। अब आ जाते हैं एंजाइम्स एंड केमिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय एस्पेरगिलस निगर, ये एक तुम्हारा फंगस है, फंगाई है। ठीक है, acetic acid is produced by Acetobacter aceti, it is a bacteria. Lactic acid is produced by Lactobacillus, it is a bacteria. Butyric acid is produced by Clostridium botulism, it is a bacteria. Ethanol is produced, ethanol क्या होता है केमिस्ट्री के बच्चों? इथेनॉल क्या है? तुम्हारे अल्कोहल ही तो है ना? इथेनॉल में बस तुम्हारे कार्बन बढ़ जाएंगे, वैसे तो तुम्हारा वही होता है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोमाइसिस सेरिफाइसिस। एंजाइम्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर कमर्शियली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि जो स्ट्रिप्टोकोकस होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज स्ट्रिप्टोकाइनेज, व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ब्लड क्लॉटिंग्स। ठीक है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये सब याद कर लो, प्लीज याद कर लो। जो लाइपेज होता है वो तुम्हारे डिटर्जेंट्स के लिए और डिटर्जेंट्स एंड ऑयल स्टेन को यूज करने के लिए लाइपेज होता है। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेसेस जो होती है तुम्हारी क्लैरिफाइंग करती है तुम्हारी बॉटल जूसेस को। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा स्ट्रिप्टोकाइनेस होता है ये प्रोड्यूस करता है तुम्हारे स्ट्रिप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि तुम्हारा हेल्प्स इन रिमूविंग द ब्लड क्लॉटिंग्स। फिर इट इज साइक्लोस्पोरिन ए विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम विच इज अ फंगस विच इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यानी कि जो तुम्हारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको वो करने के लिए तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन ए विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, वो करता है। देन कम्स योर स्टैटिन्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनिस्कस परपरेस, इट इज अगेन अ फंगाई। ठीक है, नहीं, इट मोनिस्कस परपरेस इज अ ईस्ट, सॉरी तो मोनिस्कस परपरेस इज अ ईस्ट which produces statins which is used for this ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोवर डाउन करने के लिए तुम्हारा काम होता है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बिल्कुल रश नहीं करूँगी बच्चों, चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बट आई वोंट रश इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों तुम्हारा सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिसम। ठीक है, इट इज अ फंगाई विच प्रोड्यूसेस योर कौन सा एसिड, क्या प्रोड्यूस करता है वो तुम्हारा प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। देन कम्स योर एसिटिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटा, इट इज अ बैक्टीरिया। देन कम्स योर लैक्टिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय this lactobacillus which is again a bacteria. Then comes your clostridium botulism which produces butyric acid, again it's a bacteria. Then comes your जो तुम्हारे lipases and ये जो तुम्हारे lipase होता है and ये जो होता है ये तुम्हारे use होते हैं for detergents and removing the oil stain. Then comes your proteases and pectinases, it is used for cleaning the bottle juice। जो तुम्हारी कैंसर होती है वो क्लीन दिखती है ना, तो उसके लिए हम pectinases and proteases यूज करते हैं। एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे भी EASs लिखा हो तुम्हें होता है एंजाइम का सफिक्स होता है ये। ठीक है, देन कम्स योर हाँ फिर आ जाता है तुम्हारा स्ट्रिप्टोकाइनेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द ब्लड क्लॉटिंग्स, बिल्कुल याद रखो, कंफ्यूजन मत रखना। देन कम्स योर साइक्लोस्पोरिन ए विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज अ फंगाई विच इज यूज्ड फॉर विच एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देन कम्स योर
इम्यूनो सप्रेसिव यानी कि तुम्हारी CMI उसको वो करने के लिए, सेमिनेटेड इम्यूनिटी को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो एक्ट करती है तो फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. देन कम्स योर मोनेस्कस परप्रेस विच इज अ ईस्ट विच प्रोड्यूसेस योर स्टैटिन्स विच इज यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. एंड देन कम्स योर इथेनॉल. इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सैक्रोमाइसीस सेरिवाइसीस. फिर आ जाता है सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, जो भी तुम्हारी गंदगी होती है पानी वानी से, इसको हटाने के लिए जो हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है. सीवेज ट्रीटमेंट जो होते हैं यूज्ड फॉर द पर्पस, ताकि जो है हम पानी को यूटिलाइज कर सके. जो भी सीवेज क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है वो सीवेज होता है. ठीक है. माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, विच आर प्रेजेंट नेचुरली इन द सीवेज वाटर आर यूज्ड. ठीक है. तो इनको हम यूज करते हैं. दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है. क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दो प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है. फिल्ट्रेशन में क्या जाता है कि सारे गंदे पानी को फिल्ट्रेट किया जाता है, ताकि जो भी तुम्हारे स्मॉल पेबल्स वगैरह नीचे सेटल हो जाए इसको. और उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन. फिल्ट्रेशन में तुम्हारा वो गंदा किया जाता है. सेडिमेंटेशन में तुम्हारे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है. इससे तुम्हारे मिल जाता है प्राइमरी स्लज इन द सॉलिड, और जो तुम्हारा सुपरनेटेंट लिक्विड या फिर प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं, वो जिसको तुमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया, दैट इज योर प्राइमरी एफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट लिक्विड. देन कम्स योर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है ये, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि एरोबिक माइक्रोब्स यानी कि जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, तो वो एरोबिक माइक्रोब्स को जो है हम इनको ग्रो करते हैं. द लार्ज एरेशन टैंक्स, जहाँ पे बहुत सारी एयर को हम भरेंगे. ठीक है. यानी एयर तो रिक्वायर्ड है ना, एरोबिक माइक्रोब्स उनको हवा की जरूरत है भाई, ऑक्सीजन की जरूरत है. तो हम जो है करेंगे, मैकेनिकली एजिटेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उनको बहुत जोर जोर से घुमाएंगे. ठीक है. यानी कि जो तुम्हारा एफ्लुएंट है, प्राइमरी एफ्लुएंट है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा फिल्ट्रेट और सेडिमेंट कर लिया, तो उसको हम घुमाएंगे. एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो है मैकेनिकली एजिटेट करेंगे, यानी कि ऐसे घुमाएंगे. एंड तुम्हारी जो एयर है हम उसको बाहर पंप आउट करेंगे. इससे क्या है, तुम्हारी बॉड डिक्रीज हो जाएगी. बॉड इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. मेरे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. BOD में बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड मत लिखाना. ठीक है. ऑप्शन में आएगा, देखना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जितनी ज्यादा BOD की वैल्यू होगी, BOD स्टैंड्स फॉर कि कितनी तुम्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू अपटेक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपटेक करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट द रेट, उसके रेट को हम BOD बोलते हैं. जितनी ज्यादा BOD की वैल्यू, जितनी ज्यादा BOD की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा गंदा वो पानी होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा वो हाईली पॉल्यूटेंट होगा. जितनी कम BOD की वैल्यू होगी, उतना ही कम वो पॉल्यूटेंट होगा, क्योंकि हमें इतना ज्यादा आवश्यकता पड़ी नहीं हमें इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की, माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपटेक करने की, राइट. एंड टेल द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सैंपल. और यही बता दें कि ऑर्गेनिक मैटर कितना सैंपल में प्रेजेंट है. आफ्टर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग BOD, हम BOD की वैल्यू को तब तक डिक्रीज करते हैं जब तक जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता. द एफ्लुएंट इज अलाउड टू सेटल इन द सेटलिंग टैंक. जैसे ही हमने BOD की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, हम क्या करेंगे, हम उसको सेटलिंग टैंक्स में उस प्राइमरी एफ्लुएंट को डाल देंगे. बैक्टीरियल फ्लॉक्स, बैक्टीरियल मास फॉर्मिंग अ मैश लाइक स्ट्रक्चर इन एसोसिएशन विद फंगल फिलामेंट्स. ठीक है. सेडिमेंट, इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज. यहाँ पे अब जो है हम किसको डाल देंगे, बैक्टीरियाज को डाल देंगे और उसको जो है सेटल डाउन कर देंगे. अब मैं आ जाती हूँ इधर. The activated sludge is digested in an anaerobic sludge digester. Activated sludge ये जो है, जहाँ पे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, हम इसको जो है डाइजेस्ट कर देंगे into the anaerobic sludge digester. Anaerobic यानी कि जहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है. Some of the sludge is about to move in the aeration tank and serve as an inoculum. Biogas is produced from the digested sludge which can be used as a fuel. तो उसके बाद हम इसको anaerobic sludge digester में डाल देंगे, जहाँ पे जो तुम्हारा सेकेंडरी एफ्लुएंट जो होता है, वो जो है वहाँ से तुम्हारी बायोगैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे काम कर रहा होगा, वो आगे बढ़ेंगे. बायोगैस क्या होता है, मीथेन, दैट इज CH4, CO2, H2S, ये सब तुम्हारी गैसेस प्रोड्यूस होती है जो कि फ्यूल्स की तरह काम आती है. सेकेंडरी एफ्लुएंट को फिर हम क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं रिवर्स और स्ट्रीम्स में. हम जो है ये लेस पोल्यूटेड होती है, एटलीस्ट इतना गंदा तो नहीं होता है. गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान फॉर दिस पर्पस. तो कौन से एक्शन प्लान हमारे उन्होंने किया था, गंगा मैया के लिए और यमुना मैया के लिए किया गया था. Then comes your
बायोगैस प्रोडक्शन देखें, जो बच्चे जो है ऐसे थोड़े रूरल एरियाज में रहते होंगे उन्हें बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पता होगा। बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है कि मैथेनोजन एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन ऑफ कैटल में पाया जाता है। ह्यूमन ऑफ कैटल यानी कि जो काउ डंग होता है उसमें ये मैथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। ये होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। इसको जो है बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है तुम्हारे ऑक्सीजन की, ठीक है। एंड इट इज़ व्हाट इट किससे लिया जाता है? मिथानोबैक्टीरियम से लिया जाता है। ये एनएरोबिक स्लज में प्रेजेंट होता है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है द सीवेज ट्रीटमेंट, प्रीडोमिनेटली मीथेन और मिक्सचर ऑफ अदर गैसेज जैसे कि H2S हो गया, CO2 हो गया, ये गैसेज और CH4 हो गए, गैसेज रिलीज करता है। दीज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन ऑफ कैटल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो तुम्हारा ये होता है कि कहते हैं गाय भैंस होते हैं, इनके ह्यूमन में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में तुम्हारा मैथेनोजन बैक्टीरिया हेल्प करता है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डंग ऑफ द कैटल। तो जो तुम्हारा काउ डंग होगा उसमें से ये वो होगा, ठीक है। तो क्या होता है? IARI बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। ये मैं छोड़ के गई थी, मुझे आज भी इसका दुख याद है जब मुझे आके पढ़ा था कि ओ माय गॉड ये लिखा था, मैं इसे नहीं देख के गई थी। प्लीज़ ये देख के जाना। IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड ये तो उन एग्रीकल्चर वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा, पर एग्रीकल्चर वाले बच्चे ये वीडियो क्यों देख रहे होंगे? एक मन क्या मतलब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देन कम्स योर KVIC। KVIC इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये दोनों की फुल फॉर्म याद कर लो। IRI की तो बिल्कुल याद करना है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड KVIC स्टैंड फॉर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैव पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजीज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोड्यूस होती कैसे? यहाँ पे तो लिखी नहीं है मैम। अब हम बायोगैस को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो बायोगैस को क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखो बच्चों, एक ना इसके बहुत सारे वो होते हैं। बायोगैस में क्या किया जाता है कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ब्रिक्स वगैरह से, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा टैंक जिसमें तुम्हारी क्या कहते हैं, लाइक मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाती हूँ। इसका डायग्राम दिखाऊँ? नेट तो मेरा चल नहीं रहा है। तो वैसे ही बायोगैस प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट है मिथानोजन का क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिथानोजन कौन सा आता है? इसका ये इंपॉर्टेंट है, मिथानोबैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि एक मिनट, कोई है बच्चों, एक मिनट रोकती हूँ मैं। बच्चों आई एम सो सॉरी, अभी हम हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में जो है लोग एक दूसरे के कमरे में आते रहते हैं, तो मेरे कमरे में भी बहुत लोग आते रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी मांगती हूँ। तो बच्चों हम कहाँ थे? हम बायोगैस प्रोडक्शन में थे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें ऊपर से बताती हूँ कि डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रेक से बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि जो तुम्हारा काउ डंग होता है उसे लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, उसकी स्लरी बना लेते हैं, ठीक है। स्लरी बनाने के बाद क्या करते हैं, उसे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हारा मिथानोजन होता है। मिथानोजन यानी कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता तो है नहीं, तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो हमारा मिथानोजन है वो ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में काट देगा। फिर उसके बाद जो है उसे गैस टैंक में डाल देते हैं। गैस टैंक में जो है तुम्हारी सारी जितनी भी गैसेस लाइक मीथेन और H2S या फिर CO2 ये सब रिलीज होती है, एंड फिर हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके क्या कहते हैं कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली, ठीक है, मैंने ऊपर से बताया, इतना ही ऊपर से ही लिखा है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें है कि ऊपर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये फ्यूल है, लाइक ये ऑर्गेनिक मैटर से वो है कि तुम्हारे लाइक हाईली इफेक्टिव फ्लुएंट है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है, तो यूज़र फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, ये सब हो गया। डिसएडवांटेज है कि लार्ज प्रोडक्शन में हम नहीं कर सकते, हम तुम अर्बन एरियाज़ में थोड़ी गाय भैंस लाओगे, वहाँ से थोड़ी तुम कर सकते हो, तो ये लार्ज एरियाज़ में इसका प्लांट्स पॉसिबल नहीं होते। देन कम्स योर बायो कंट्रोल और पेस्ट डिजीजेस। देखो इसमें आ जाता है तुम्हारा बायोगैस एंड पेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे किल कर देते हैं। किसको किल करते हैं? वो किल द बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो इंसेक्टिसाइड्स, जो तुम केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, ये हार्मफुल और यूजफुल ऑर्गेनिज्म दोनों को मार देते हैं, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजर इन सब की बात हो रही है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल प्रोटेक्शन एंड इंट्रैक्शन वेब, हमने एक बायो कंट्रोल अप्रोप्रिएट मेथड यूज किया। ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बग्स होती हैं, ये मॉस्किटोज और एफिड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, वो बच्चे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पढ़ा है, मैम हमें याद आ रहा है बैसिलस थुरिनजेनेसिस
सिरिंजेरेसिस जो है हम बैक्टीरिया से लेते हैं, ठीक है, ये उसके एक स्ट्रेन का वो है। और ये जो होता है ये हमारे कॉटन पे जो काम आता है वहाँ पे यूज़ होता है। एंड ये जो है हमारे कुछ ये किसी इंसेक्ट में जाके जो है उसको बिल्कुल रप्चर कर देता है और वो एक्सपेल आउट, बस्ट आउट हो जाता है वो इंसेक्ट, एंड फिर वो मर जाता है। कुछ ऐसा ही है। कॉलीपेटेरियन, डायपेटेरियन, कॉलीपेटेरियन, इन सब पे इफेक्ट करता है वो, है ना। पेस्ट स्पेसिफिक होता है मैम, कुछ हमें याद आ रहा है, कुछ ही याद रखना बच्चों, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिकल एंड इट्स एप्लीकेशन में, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कैटरपिलर्स और इंसेक्ट लार्वा को करने में आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। और ये जो होता है कुछ ऐसे जीन कोडिंग होता है जो कि प्लांट के जीनोम को भी जो है वो करता है। एग्जाम्पल हो गया बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू पेस्ट, तो इट इज रेजिस्टेंट टू पेस्ट। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है बच्चों, ये बायो कंट्रोल वेरियस प्लांट पैथोजेंस में काम आता है। द फंगस इज प्रेजेंट इन द रूट्स। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे रोकनी पड़ेगी वीडियो क्योंकि मेरे कमरे में घुस गया है जेरी। एंड जेरी है एक छोटा सा पप्पी जो हम लोगों ने पाल रखा है। तो अभी आती हूँ मैं बच्चों, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस जेरी से, मैं क्या बताऊँ। ऑल्दो आई एम न्यूट्रल विद डॉग्स, आई एम नॉट सोली डॉग लवर, या फिर मुझे ऐसे कोई नफरत नहीं है। आई एम लाइक गुड, please stay away, it's like good. I can feed you, I can like you, I can love you, I can pamper you, but I can't let you sit on my bed, I can't let you sit on my shoes and everything. जेरी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि हमारा दरवाज़ा थोड़ा सा ढीला है एंड वो अंदर घुस जाता है, उसके बाद वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, फिर मुझे अपने दोस्तों को कॉल करना पड़ता है, फिर वो बेचारी आती है और फिर वो निकल लेती है। माई रूममेट इज़ सो क्लेवर गाइज, वो घुसा के अपना बाहर निकल लेती है। तो यू विल हैव टू फेस सो मेनी हर्डल्स बच्चों। हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है बट मज़ा आता है, जो भी है मज़ा है, ज़िंदगी मज़े हैं, हर चीज़ होनी चाहिए, थोड़ी सी दुविधा भी होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं बैक्यूलोवायरस ऑफ द जीन्स की, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा होता है ये रूट्स में होता है, जो तुम्हारा माइकोरिज़ा एसोसिएशन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड वो फंगाई का एसोसिएशन वो भी पढ़ी है। तो जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, बैसिलस thuringiensis होते हैं, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होता है, ठीक है, ये एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स है। तो एक्सीलेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस होते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस ये पेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो हमें अच्छे वाले होते हैं ना, जो हमें हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको नहीं अफेक्ट करता है, जो गंदे वाले होते हैं उनको ही मारता है, ठीक है। दी अटैक्स आर्थ्रोपोड्स बट आर नॉट हार्मफुल टू प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, सच एज बर्ड्स, फिशेज एंड मैमल्स। देन कम्स, मैं इधर आ जाऊँ, बायो फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो पोल्यूशन एंड हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो दे आर माइक्रो को हाईली हम रेकमेंड करते हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। राइजोबियम हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, और फंगल का एसोसिएशन विद माइकोरिज़ा ऑल्सो एनरिच द न्यूट्रिशन। लाइक जो तुम्हारा फंगल प्लस माइकोरिज़ा होता है दैट इज इक्वल्स टू जीन ग्लोमस, ठीक है, जो कि तुम्हारे फॉस्फोरस फ्रॉम दी प्लांट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो राइजोबियम होता है ये तुम्हारे रूट नोडल्स में प्रेजेंट होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है, ठीक है। और जो एसिडोबैक्टर होता है ये तुम्हारा फंगल एसोसिएशन होता है तुम्हारे विद इन द माइकोरिज़ा, ये तुम्हारे फॉस्फोरस को वो करता है। देन कम्स योर साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे सर्टेन एंजाइम्स और अभी रिलीज करते हैं, उसके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पैडी फील्ड, इसके एग्जाम्पल हो गए नॉस्टॉक, एनेबेना, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये सब होते हैं, ये फर्टिलिटी वाला को इंक्रीज करते हैं। ये वाला राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया और ये सब अच्छे से देख लेना। बाकी वी आर डन बच्चों जो है, अब मैं फटाफट इसको अपलोड करने लग जाती हूँ एंड मैं जाती हूँ डिनर करने, बिकॉज डिनर के लिए बच्चे हैं लेजिटली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, और अगर इन 10 मिनट के अंदर मैं नहीं गई तो हमारी मेस का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो हो गई है, देखते हैं कि कौन बच्चा जो है इसे पूरी देखता है, बिकॉज मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है। एंड जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, बहुत बहुत प्यार देने के लिए, एंड वो गरबा नाइट वाले ब्लॉग को भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स जो मैं डालती रहूँगी, जो मैं नाइट परफॉर्मेंस है उसके लिए तो फुल व्हाट्स है कि मैं उसका फुल एक बड़ा लंबी वीडियो वाला ब्लॉग डालूँ, या फिर जो है आपको शॉर्ट्स में ही आपको वो ब्लॉग देखना है, वो 10 मई को होने वाली है, तो वो आप मुझे बताना, ठीक है। वो हमारे कॉलेज की नाइट होने वाली है, तो यू नीड टू टेल मी कि यू वांट इट फुल और बस छोटा सा ब्लॉग, तो यू नीड टू टेल मी, एंड इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि किसने ये वीडियो एंड तक देखी है। सो बाय बाय, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद एकमन, डू सब्सक्राइब।
subscribe and share to Streamline with Ikman. Till that, bye bye. I hope you liked, and if you like it, then do like, subscribe and share to Streamline with Ikman. आप सोचोगे ये मैम ने कौन सा सस्ता नशा कर लिया, हीरोइन गांजा चरस बोलते बोलते कि इन्हें खुद तो नहीं नशा होगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। चलो अब जाके तैयारी करो, जो जो बताया वैसे वैसे करो, पढ़ो, और जो है कल के सेशंस में मिलते हैं। सो बाय। अब मैं जाती हूँ, जा रही हूँ, बाय।